नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। कल देर रात प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। शाह, नड्डा, बीजेपी और आपको बता दें कि बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार और संगठन को लेकर इसमें विचार विमर्श हुआ है। मोदी कैबिनेट में इसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो यहां पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल देर रात हुई थी और उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब फेरबदल यहां पर हो सकता है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया ये देखना होगा। और आपको बता दें कि जो ये बैठक हुई है इसमें शाह, नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहे और इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद रहे थे। कल देर रात बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक हुई है। तो बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी और भी ज्यादा तेज हो गई है। कल जिस तरीके से बैठक गई उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर कल देर रात बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई? क्योंकि बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें तो कयासों के बाजार तो करीब 6 महीने से चल रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है। और कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे के आसपास ये बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बात करें, इन तमाम नेताओं के बीच मंथन और चिंतन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा यानी कि इन 4 लोगों के अलावा किसी को भी इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये बैठक किस बात को लेकर हुई है। लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि चूंकि मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है और मानसून सत्र से पहले ये फेरबदल हो सकता है और इसको लेकर कवायद तेज है। आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में उन्होंने एक बड़ी बैठक, 3 बैठकें करीब अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाई थी और कहीं न कहीं उस बात को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि ना सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बल्कि यूसीसी को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य कुछ राज्य हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें या गुजरात की बात करें, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी कहीं न कहीं कवायद चल रही है और सोर्सेज से जानकारी मिली है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके अलावा तमाम जो कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, जो कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यानी कि बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो धर्मेंद्र प्रधान का निकलकर सामने आ रहा है कि उन्हें कहीं न कहीं कुछ बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। इसको लेकर भी कहीं न कहीं चिंतन और मंथन हुआ है। चूंकि अमित शाह की जब बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री की भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, तो जानकारी ये मिल रही है कि पूरी तरीके से तय कर लिया गया है, खाका तैयार कर लिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें उसको लेकर कि किस किस लोगों को कौन कौन सी जिम्मेवारी देनी है, प्रमुख लोगों को, इसके साथ ही क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहने वाली है और केंद्रीय कैबिनेट में अगर फेरबदल होता है तो किन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और किन को हटाया जा सकता है। इन सब तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चिंतन और मंथन किया था, जिसमें जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मौजूद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं अंतिम मुहर एक तरीके से लेनी थी और करीब 5 घंटे ये बैठक चली है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये बैठक कहीं ना कहीं कल देर रात हुई है। ऐसे में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब संभवतः मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो जाए और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी जा सके। तो निश्चित रूप से कल एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 घंटे के आसपास हुई है। बिल्कुल, और ये बड़ी बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक से आपने जानकारी दी कि कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक कयास तो ये भी है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल यहां पर हो सकता है मोदी कैबिनेट में। हालांकि देखना होगा कि क्या होगा और ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो इसमें शामिल किए जाएंगे। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच आगे बढ़ते हैं। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, ये जानकारी है। दोपहर 2:30 बजे
लखीसराय में जनसभा है जिसको संबोधित वो करते नजर आएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि विषय 2024 जिसकी तैयारी में अब पूरी तरीके से बीजेपी जुट गई है। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और इस दौरान उनकी जनसभा है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा होनी है। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और ये देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में पहले जहां बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में फतह हासिल करना। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति बिहार के लिए बीजेपी तैयार करती है। लेकिन आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे लखीसराय में जनसभा है जिसको संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आने वाले हैं। तो बिहार का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। वहीं दिल्ली से खबर है जहां बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर जाएंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर रैली में शिरकत करने वाले हैं। जगाधरी अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। तो अलग अलग राज्यों में तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और इसी बीच हरियाणा के यमुनानगर राजनाथ सिंह जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान रैली में शिरकत करेंगे। जगाधरा अनाज मंडी, आपको बता दें जगाधरी अनाज मंडी में रैली का आयोजन भी इस दौरान किया जाना है और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। संबोधन होगा राजनाथ सिंह का और क्या कुछ कहा जाता है राजनाथ सिंह के द्वारा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दिल्ली से खबर है मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहत कैंपों का इस दौरान राहुल गांधी दौरा करते नजर आएंगे। आज और कल मणिपुर में राहुल गांधी रहने वाले हैं। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी मिलेंगे। 2 महीने की हिंसा में 120 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान और आपको बता दें कि यही वजह है कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज और कल वहीं पर रहेंगे वो और इस दौरान बताया जा रहा है कि राहुल गांधी राहत कैंपों का दौरा भी करने वाले हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यहाँ मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी, आज और कल रहने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरान पूरा कार्यक्रम, क्योंकि राहत कैंपों का वो दौरा भी करने वाले हैं, ये भी जानकारी। देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आपने देखा कि पिछले 1 महीने के आसपास करीब अगर हम बात करें कई मौतें हुई, कई घरों को जलाया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन का घर भी नहीं बचा। हिंसा के जो आरोपी है उन्होंने कहीं न कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री का भी घर जला दिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने नेताओं से, जो कि मणिपुर के नेता हैं, जो मणिपुर के प्रभारी हैं, उनसे लगातार चर्चा कर रही थी और इस बीच आपने देखा कि केंद्र सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री को भी इस बात की जानकारी दी गई विदेश दौरे से जब वो लौट के आए। ऐसे में आज राहुल गांधी की बात करें तो वो मणिपुर दौरे के लिए निकल गए हैं और तमाम जो राहुल गांधी के कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं कि किन किन लोगों से उन्हें मुलाकात करना है और कहाँ पे उन्हें जाना है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन मणिपुर दौरे के लिए वो निकल चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि हिंसा में जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। चूँकि 2 दिनों का राहुल गांधी का दौरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि हिंसा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी राहुल गांधी जाएंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से जब परिवार वालों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा राहुल गांधी का इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में संसद का जब सत्र शुरू होगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को घेरने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तमाम कवायद कर रही है। इसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो मणिपुर हिंसा का भी है और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है और देखने वाली बात होगी कि जब मणिपुर हिंसा की अगर हम बात करें, जिन लोगों ने अपनों को इस दौरान खोया है उनसे जब राहुल गांधी बातचीत करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बड़ा ऐलान भी किया जाता है या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्या केंद्र सरकार को घेरने की कवायद की जाती है? क्योंकि आपने देखा कि एक सर्वदलीय बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो दलों के नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी। तो आज मणिपुर का दौरा है राहुल गांधी का, कल भी वो मणिपुर में रहेंगे और इस दौरान अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जाएंगे और इस दौरान तमाम मणिपुर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस दौरान कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल पीयूष। और मणिपुर का ये जो दौरा रहने वाला है वो अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। सीएम हिमंता विश्व शर्मा का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विश्व शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली यहां पर सीएम हिमंता विश्व शर्मा जाने वाले हैं और ऐसे में यहां पर दिल्ली पहुंचेंगे, ये जानकारी है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली वो पहुंचने वाले हैं, हालांकि कब तक पहुंचेंगे ये देखना होगा। और बताया जा रहा है कि पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनसे वो मुलाकात इस दौरान कर सकते हैं। तो सीएम हेमंत विश्व शर्मा का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री जाने वाले हैं दिल्ली और इस दौरान वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली से खबर है, जहां कांग्रेस नेता कमलनाथ का आज का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर वो हैं। दिल्ली में आलाकमान के साथ वो चर्चा करने वाले हैं। खड़गे और जेपी अग्रवाल से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी है। एमपी में प्रियंका राहुल के दौरे को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और इसको देखते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ का आज दिल्ली का दौरा रहने वाला है। आला कमान के साथ इस दौरान वो कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि खड़गे और जेपी अग्रवाल से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बात भी हो सकती है। एमपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा है, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जा सकती है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह का दिल्ली का ये दौरा रहने वाला है, जहां वो आलाकमान के साथ कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि खड़गे और जेपी अग्रवाल से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है और प्रियंका गांधी राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि किस किस से मुलाकात यहां पर कमलनाथ सिंह करते हैं, वो देखना होगा। तो दिल्ली से खबर है, जहां औरंगजेब नेम का आपको बता दें कि लेन का जो नाम है वो बदला गया है, यानी कि औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। दिल्ली से ये खबर है। पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर अब ये रोड को जाना जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अब इस रोड को जाना जाएगा। आपको बता दें कि जो नाम है उसको बदल दिया गया है, औरंगजेब लेन के नाम को बदल दिया गया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस रोड का नाम रख दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें कि इसका पहले से ही तैयारियां इसको लेकर की जा रही थी, लेकिन अब नाम को बदल दिया गया है और इस रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। तो दिल्ली से खबर है, जहां उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश जारी है। दिल्ली के लोगों को गर्मी से इस दौरान राहत मिली है। दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। हालांकि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते प्रशासन की यहां पर पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कमर तक पानी भर चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। ट्रैफिक की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, यहां तक कि आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर ये लोगों के लिए आपको बता दें कि परेशानी बनकर भी आई है। जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है, ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है और यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन के जो इंतजाम है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है।
लखनऊ से खबर है, भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भीम आर्मी आज राजधानी लखनऊ में इसके लिए प्रदर्शन करेगी, ये जानकारी है। दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। कल सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद अब सुरक्षा की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन होगा, जहां चंद्रशेखर के समर्थक प्रदर्शन करते नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल की, जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया था। हालांकि गोली छूकर निकल गई थी, लेकिन जिस तरीके से घायल हुए चंद्रशेखर, उसके बाद यहां पर मांग की गई है कि सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। हमारे साथ एसके जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, फिलहाल की क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्रदर्शन का समय बताया जा रहा है 1 बजे। यहां पर अब भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता है, जो समर्थक है चंद्रशेखर आजाद के, वो प्रदर्शन करते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर कल सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। फिलहाल उनको सहारनपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और डॉक्टर्स लगातार उनकी स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे मामले को लेकर लखनऊ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी लोग इस पूरे हमले में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार को भी बरामद किया है और कहा जा रहा है कि ये कार चंद्रशेखर रावण पर हमले में शामिल थी। हालांकि इसमें हरियाणा का नंबर पड़ा हुआ है। पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी की तरफ से आज लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी, चूंकि वो भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, और उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक में आज ये प्रदर्शन होगा, जिसमें भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो लखनऊ जिले के पदाधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के जरिए मांग करने की कोशिश होगी कि भीम आर्मी प्रमुख को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि अगर वो कहीं आते जाते हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, तो इस दौरान लगातार उनके उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में दौरे होंगे, तो इस दौरान उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, जिसको लेकर यह प्रदर्शन होगा। दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक पर यह प्रदर्शन होना है। हालांकि इस प्रदर्शन के जरिए एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी चंद्रशेखर रावण चूंकि एक पार्टी के संस्थापक हैं और उन पर हमला भी हो चुका है, ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा कर्मी दिए जाएं, ताकि वो जहां भी आए जाए उनके साथ सुरक्षा कर्मी तैनात रहें। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लखनऊ से जो पुलिस मुख्यालय है, वहां से यह निर्देश जरूर जारी किए गए हैं कि जो भी लोग इस हमले में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस पूरी तत्परता के साथ जांच करे और जांच करने के बाद जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। हालांकि अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच करने के बाद तथ्य निकलकर सामने आएंगे कि हमला करने वाले लोग कौन थे और हमला करने की वजह क्या थी, क्यों जो है देवबंद में उनके ऊपर हमला हो गया। और चूंकि लखनऊ में आज प्रदर्शन भी होना है, तो प्रशासन को यह निर्णय भी लेना होगा कि उनको सुरक्षा दी जाती है या नहीं। वो दी जाती है तो कितनी सुरक्षा, उनको किस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, क्या होता है और किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, प्रदर्शन स्थल पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा इसके, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाली बढ़ाने के लिए अभियान यहां पर योगी सरकार चलाने जा रही है। एक नल एक पेड़ अभियान यहां पर सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। पहली बार यूपी के गांव-गांव में इस तरीके का बड़ा अभियान चलने जा रहा है। जल और वृक्ष को साथ लेकर यहां पर बड़ा अभियान चलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में रोपे जाएंगे पौधे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोपे जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बड़ी पहल की गई है। और आपको बता दें कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की पहल, एक नल कनेक्शन के साथ एक पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी होना है। और आपको बता दें कि जल और वृक्ष की महत्ता को यहां पर बताया जाएगा और इसको देखते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए भी कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जल के साथ वृक्ष किस तरीके से लगाया जाए, इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना है।
लखनऊ से खबर है, जहां सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा के अफसरों को आदेश है। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर छुट्टा पशु नहीं दिखे, ये मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है। छुट्टा जानवर मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्य सचिव का जो आदेश है वो सामने आया है। आपको बता दें कि सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा ने डीएम और डीसी को इसके लिए निर्देश दे दिया है। सीएस ने पशुओं को आश्रय स्थल में भेजने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ जिस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक देखा जा रहा है, किसानों के खेत इससे बर्बाद हो गए हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा ने बड़ा निर्देश दिया है और ये कहा है कि छुट्टा जानवर नहीं मिलना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी समस्या थी, जानवरों की किस तरीके से वो खेत पर पहुंचते थे और उसके बाद उस खेत को बर्बाद कर देते थे। अब ये बड़ा निर्देश यहाँ पर मुख्य सचिव के द्वारा लिया गया है। किस तरीके से इस पूरे निर्देश को देखा जाए और किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ी कहीं न कहीं प्रॉब्लम है और लगातार इसको लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था कि बड़े पैमाने पर जो आवारा पशु हैं इनसे टकराकर लोग घायल हो रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर बड़े पैमाने पर आवारा पशु मौजूद हैं। उसके अलावा जो किसान के खेत हैं उनको भी बड़े पैमाने पर जो ऐसे पशु हैं जिनको किसी ने नहीं रखा है, जो आवारा हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी जो तहसील हैं, उसके अलावा जो जिला स्तर हैं, ब्लॉक स्तर हैं, वहां पर गौशाला बनाने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे कि इन गौशालाओं को बनाया जाए, वहां पर चारे भूसे की व्यवस्था की जाए, जो आवारा पशु हैं उनको इन गौशालाओं में रखा जाए ताकि वो कहीं भी रोड या किसी किसान के खेत में घूमते हुए ना दिखाई दे, ना तो रोड पर उनसे टकराकर किसी की जान जाए और ना ही किसानों के खेत का नुकसान हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण कराया गया है और वहां पर ऐसे पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई है जहां पर ऐसे आवारा पशु रखे जा सकें। और इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जन सहभागिता भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जिसमें वो व्यक्ति जो किसी भी जानवर को रखता है उसको 1000 रुपए प्रतिमाह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी अगर वो किसी आवारा पशु को अपने घर पर रखता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन बावजूद इसके आवारा पशु चाहे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर काम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन से जुड़ी खबर यह है। आपको बता दें कि जमीन खरीदने के लिए डीएम की एनओसी जरूरी नहीं, ये जानकारी मिल रही है। एससी एसटी की जमीन लेने के बदले में देना होगा मकान। 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए जमीन। वहीं आपको बता दें कि 50% जमीन होने पर मंजूर होगा डीपीआर और लेआउट। 75% जमीन होने पर मिलेगी अनुमति। 6 चरणों में पूरा करना होगा टाउनशिप का विकास, ये भी जानकारी आपको बता दें। 50 एकड़ की टाउनशिप 4 सालों में करनी होगी पूरी। 51 से 100 एकड़ की टाउनशिप 5 साल में करनी होगी पूरी। 101-200 एकड़ की जो टाउनशिप है उसको 6 साल में पूरा करना होगा। 201 एकड़ से ज्यादा की टाउनशिप को 10 साल का समय दिया गया है। वहीं परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 20% जमीन रखनी होगी बंधक, ये भी जानकारी है। और आपको बता दें कि टाउनशिप विकास से पहले रेरा में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। निर्धारित समय में डीपीआर ना देने पर लाइसेंस भी निरस्त होगा। तय समय पर योजना पूरी ना होने पर विस्तार शुल्क भी लगेगा। प्रति एकड़ 50,000 का लगाया जाएगा विस्तार शुल्क, ये जानकारी है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यूपी के विधायकों को विधायक निधि में 5 करोड़ मिलेंगे और अभी तक विधायकों को प्रति वर्ष 3 करोड़ मिल रहा था, यानी कि इस राशि को भी अब बढ़ा दिया गया है। 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि ढाका नरवारी गांव में धर्म विशेष की आलोचना की जा रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ को दूसरा धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था, जिसके बाद शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जनपद आजमगढ़ के पवई थाने में आकर एक ब्रजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि पवई थाना अंतर्गत ही एक ग्राम ढाका नरवारी है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग
हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बना रहे हैं, और आज भी वो एक खेत में कनात लगाकर ये धर्म परिवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर थाने की पुलिस मौके पर गई। मौके पर कनात लगाकर ये पाया गया कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं या उनको अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर। कई सालों से धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। वहाँ पूनम बिंद और विजय बहादुर बिंद द्वारा चलाया जा रहा था। एक बागीचा था, वहाँ पर टेंट वगैरह लगा करके बाकायदे कुछ वर्ष पूर्व भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अभियुक्तों को छोड़ दिया था और इससे उनका मन और बढ़ गया और बड़े पैमाने पर इसको करने लगे। तो आज सूचना मिली, वहाँ ब्रजेश पांडे जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे अपने तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। उन लोग सूचना मिले, मौके पर लोग पहुँचे हैं, पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस पहुँची और मौके से 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें और मुकदमा। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।